हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग वर्ड्स। तो अकाउंटिंग वर्ड्स के 2 लेक्चर ऑलरेडी शूट किए जा चुके हैं, आपके लिए तैयार हैं। अगर आपने वो अभी नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, तो आप पहले वो दोनों लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना अगला वर्ड। जैसे कि अभी हमने देखा है परचेज किसे कहते हैं, परचेज रिटर्न किसे कहते हैं, सेल्स किसे कहते हैं, सेल्स रिटर्न किसे कहते हैं। अब जो अपना अगला वर्ड है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है जब भी कोई बिजनेसमैन जो डेली सेल परचेज करता है, उससे जो भी उसको इनकम यानी कि रेवेन्यू प्राप्त होता है, उसे कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसके अंदर 2 बातें आती हैं, चलिए देखते हैं। इसके अंदर 2 बातें आती हैं। जो पहला है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फाइनेंस कंपनी और दूसरा होता है नॉन फाइनेंस कंपनी। अब ये फाइनेंस कंपनी क्या है और नॉन फाइनेंस कंपनी क्या है? फाइनेंस कंपनी का मतलब होता है वह कंपनियां जिनका काम केवल लोन देना, लोगों को फंड प्रोवाइड कराना होता है, उसके बदले में वो क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं या फिर डिविडेंड लेते हैं, ठीक है, या फिर क्या लेते हैं? कमीशन लेते हैं। इन्हें हम बोलते हैं फाइनेंस कंपनियां, क्योंकि ये कुछ बनाती नहीं है, ये कोई ट्रेडिंग नहीं करती हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं, बल्कि ये क्या करती हैं? प्रोवाइड करती हैं क्या? फंड, यानी कि पैसा देती हैं और उसके बदले में इन्हें क्या मिलता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड या कमीशन। और दूसरी कंपनी जो होती है वो होती है हमारी नॉन फाइनेंस कंपनी। इसी को आप बोल सकते हो ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। नॉन फाइनेंस कंपनी किसे बोलते हैं? जो कुछ ट्रेड करती हैं यानी कि कुछ खरीदती बेचती हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यानी कि कुछ बनाती हैं और फिर उसे सेल करती हैं। लेकिन इन्हें इससे क्या प्राप्त होगा? इससे प्राप्त होगा इन्हें प्रॉफिट, इससे प्राप्त होगा इन्हें प्रॉफिट, जो कि कब प्राप्त होता है? जब ये कुछ सेल करते हैं, उस पे इन्हें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये था हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब जरा देख लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू मीन्स द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इन केस ऑफ नॉन फाइनेंस इंटरप्राइज, ठीक है। नॉन फाइनेंस इंटरप्राइज का मतलब क्या हो गया? ट्रेडिंग कंपनी हो गई। एंड अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कमीशन इन केस ऑफ फाइनेंस इंटरप्राइज, यानी कि अगर कोई फाइनेंस इंटरप्राइज है तो वो क्या प्राप्त करेगी? इंटरेस्ट, डिविडेंड और कमीशन प्राप्त करेगी। और अगर कोई नॉन फाइनेंस कंपनी है तो वो इनकम जनरेट करती है, ठीक है ना, सेल ऑफ गुड्स को बेच करके। इन अदर वर्ड्स, इट इज रेवेन्यू अर्न्ड बाय इंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मैंने आपको बता ही रखा है, जो डेली लाइफ में जो कंपनियां या फर्म सेल परचेज करती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। चलिए, अब जो अपना अगला वर्ड है वो है गुड्स। देखिए GOOD, अगर गुड लिखा हुआ है तो गुड मतलब होता है अच्छा, लेकिन GOODS लिखा है तो इसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे? गुड्स का मतलब होता है माल। माल मतलब जिस चीज का हम व्यापार कर रहे हैं उसे हम गुड्स बोलते हैं। दीज आर फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड एंड इंक्लूड्स ऑल आइटम्स मेकिंग अप द सेल्स और परचेज ऑफ बिजनेस, यानी कि जो भी हम सेल्स करते हैं या परचेज करते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, इट इज एक्चुअली स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एन एंटरप्राइज परचेज और मैन्युफैक्चर्ड विद द पर्पज ऑफ सेलिंग, यानी कि हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जिसको बेच करके हमें प्रॉफिट अर्न करना होता है। यानी कि हमारा मकसद ही क्या है कि हम इसे खरीदेंगे और फिर इसे बेचेंगे, उसके अंदर हमारा मार्जिन होता है, ठीक है ना। अभी जो गुड्स है ये आपने समझ लिया गुड्स किसे कहते हैं, यानी कि गुड्स मतलब माल जिसका हम व्यापार कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं इस पेन को मैन्युफैक्चर करता हूँ, बनाता हूँ, तो मेरे लिए जो गुड्स होगा वो क्या होगा? ये पेन होगा। मैं इसे बनाऊंगा और इसे सेल आउट करूंगा मार्केट के अंदर, तो ये होगा गुड्स। अगला वर्ड क्या है? स्टॉक। स्टॉक या इसी को हम बोलते हैं इन्वेंट्री। तो देखिए जो गुड्स होता है वही स्टॉक भी होता है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है?
जब हम गुड्स की बात करते हैं तो वो नॉर्मली माल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डेट पे या पर्टिकुलर टाइम पे हमारे जो गोडाउन में माल रखा हुआ है उसकी मात्रा को हम बोलते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। जैसे मैंने कहा कि भाई एक मंथ में हम बहुत बार परचेज करेंगे और सेल करेंगे अपने गुड्स को, जिससे हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 15 तारीख को, इस महीने की 15 तारीख को मेरे गोडाउन में कितना माल रखा था, कितना गुड्स था, तो जो भी वो मात्रा होगी, जैसे मान लीजिए 50 टन, 100 टन, ठीक है, तो ये जो मात्रा होगी इसी को हम बोलते हैं स्टॉक। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक और इन्वेंट्री, यानी कि स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं। इज अ टेंजिबल एसेट, इसको हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। दैट इज हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मीन फॉर सेल। यानी कि हम इसका प्रोडक्शन करते हैं किस लिए, ताकि हम इसे सेल कर सकें। इट इंक्लूड्स गुड्स अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यानी कि जो माल बिका नहीं है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पे जो हमारे गोडाउन में रखा हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं या इन्वेंट्री बोलते हैं। इट मे बी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यापारी है, जब वो माल खरीद के लाता है तो क्या एक ही दिन में वो सब बिक जाता है या एक महीने में सारा माल बिक जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। जैसे मान लीजिए हम छोटे से व्यापारी का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई मान लीजिए छोटा सा व्यापारी है, वो माल लेकर के आया, वो डेली माल बेचता है। तो मान लीजिए वो 50 केजी कोई सब्जी लेकर के आया बेचने के लिए, तो क्या एक दिन में उसकी मार्केट में 50 केजी जो सब्जी है हमारी वेजिटेबल्स है क्या वो बिक जाएगी, नहीं। लास्ट में कुछ ना कुछ जरूर बचेगा रात में। तो लास्ट में जो बचता है वो हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक। और जब अगले दिन जो क्लोजिंग स्टॉक है वही हमारा क्या कहलाता है, ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, क्योंकि जो रात में बचा था वो क्लोजिंग है यानी कि अंतिम। और जब अगले दिन उसी माल को वो बेचने के लिए जाएगा तो कुछ परचेज करेगा और जो पहले का बचा हुआ था वो, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, फिर वो उसे सेल करेगा। सारा दिन जो भी सेल करेगा लास्ट में जो भी बच जाएगा वो भी क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपने नए वर्ड्स जो कि है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, कॉस्ट, वाउचर्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ठीक है। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, जो हमें प्राप्त हुआ, यानी कि व्यापार करने से जो भी हमें प्राप्तियां हो रही हैं वो क्या कहलाता है, ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाता है। इट इज द अमाउंट दैट इज रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो भी हमने माल बेचा है या जो हमने सर्विस प्रोवाइड कराई है उसके बदले में जो हमें रिसीव्ड होगा अमाउंट, ठीक है ना। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि हम काम करते हैं डेली अपने बिजनेस के अंदर। इट इज सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, यानी कि इसके अंदर दो चीजों को इंक्लूड करा जाता है स्टूडेंट्स, एक होता है हमारा डेटर्स और दूसरा होता है बिल्स रिसीवेबल्स। डेटर्स किसे कहते हैं, डेटर्स कहते हैं जैसे मान लीजिए मैंने कोई माल बेचा है, ठीक है। जब मैंने माल बेचा है मेरे पास से माल गया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जी पैसा तो मेरे पास अभी है नहीं, मैं आपको 2 दिन के बाद दूंगा। तो 2 दिन के लिए वो मेरा हो जाएगा डेटर, क्योंकि वो मुझे 2 दिन के बाद पैसा देने वाला है। 2 दिन तक वो मेरा डेटर कहलाएगा, ठीक है। तो डेटर का मतलब क्या हो गया, वह लोग जो हमें पैसा देंगे वो डेटर्स कहलाते हैं। और बिल रिसीवेबल किसे कहते हैं, इसके ऊपर अपना पूरा एक बड़ा टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे। यानी कि बदले में हमें वो पैसे की जगह एक BR दे देता है और उसमें ये बात लिखी होती है कि इस डेट पे मैं आपको आपका पैसा चुका दूंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, इन दोनों का जो टोटल होता है वो हमारा कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल्स, ओके। चलिए डेटर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेटर किसे कहा जाता है, इंक्लूड्स अ पर्सन हु रिसीव्स अ बेनिफिट विदाउट पेइंग मनी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने रिसीव्ड कर लिया है क्या बेनिफिट को, वो भी विदाउट पेइंग मनी, यानी कि उसने अभी पैसा नहीं दिया है इमीडिएटली, बट लायबल टू पे, लेकिन वो पैसा देने के लिए लायबल है फ्यूचर में, विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, समय के एक निश्चित बिंदु पर। क्योंकि देखिए जब भी हम किसी को माल देंगे तो उससे ये जरूर पूछेंगे कि भाई पैसा कब दोगे, तो यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर।
ही ऑज एन अमाउंट ऑफ बिजनेस अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स सर्विस या रेंडर्ड। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ही ऑज एन अमाउंट ऑफ बिजनेस अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी कि जो भी हम बेच रहे हैं वो क्रेडिट सेल हो रहा है, यानी कि उधार में हम दे रहे हैं, चाहे फिर वो गुड्स हो या वो कोई सर्विस हो, बदले में हमें बाद में पैसा मिलने वाला है, इसीलिए वो क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। अब अगला वर्ड जो है वो है हमारा बिल रिसीवेबल्स। बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हमें रिवर्स में अमाउंट नहीं मिलता, एक बीआर मिल जाता है। बीआर क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसपे ये बात लिखी होती है कि मैं मिस्टर एक्स को इस डेट पे इतना पैसा देने वाला हूँ या अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसे करके बीआर जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो मनी की जगह पे बीआर का प्रयोग करा जा सकता है। इट इज द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ये एक्सेप्ट करा जाता है किससे, एक डेटर से, स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट फ्रॉम हिम बाय द बिजनेस। यानी कि इसमें वही बात लिखी है कि इसके अंदर अमाउंट लिखा होता है जो कि दिया जाएगा या रिसीव करा जाएगा एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर बिजनेस को। ठीक है, चलिए अब अगला वर्ड जो है वो है हमारा ट्रेड पेएबल। तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल का जस्ट उल्टा होता है ट्रेड पेएबल, यानी कि व्यापार से जो भी हमारे दायित्व हैं जो हमें देने हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, ट्रेड पेएबल। इसके अंदर दो चीज़ों को जोड़ा जाएगा, कौन सी दो चीज़ों को, एक क्रेडिटर्स को और दूसरा बिल्स पेएबल को। अब ये क्रेडिटर किसे कहा जाता है, तो क्रेडिटर किसे कहा जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई माल बेचा, उधर से मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है, लेकिन पैसा उसने नहीं दिया तो वो व्यक्ति मेरा हो जाएगा डेटर। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है, उल्टा मतलब मैंने माल खरीदा, माल तो मेरे पास आ गया लेकिन मैंने पेमेंट अभी नहीं करी है, तो मैंने पेमेंट अभी नहीं करी है तो मुझे पेमेंट बाद में करनी पड़ेगी, तो जब तक मैं पेमेंट नहीं कर देता हूँ तो वो व्यक्ति मेरा क्रेडिटर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि वह व्यक्ति जिसको मैं पैसा दूंगा वो क्रेडिटर है और वह व्यक्ति जो मुझे पैसा देगा वो क्या होगा, डेटर होगा। चलिए समझते हैं कि एग्जाम्पल से। चलिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा जिसमें हम डेटर क्रेडिटर सब कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति जो है उसका नाम है मिस्टर वाई। अब होता यूं है कि जो मिस्टर एक्स है वो इन्हें गुड्स सेल करता है, यानी कि माल देता है, यानी कि यहां से यहां जो गया वो क्या गया, गुड्स गया। तो अकॉर्डिंग टू रूल होना क्या चाहिए, वाई की तरफ से एक्स को मिलना चाहिए मनी, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। मिस्टर वाई बोल देते हैं कि भाई मैं पैसा आपको अभी नहीं दे सकता, बाद में दूंगा। तो जब तक मिस्टर वाई पैसा नहीं देते हैं तो ये कहलाएंगे इनके डेटर। ठीक है ना, यानी कि इसको पैसा मिलेगा रिवर्स में तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो इसने माल ले लिया है, पैसा भी नहीं दिया है, तो ये क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। ये क्या होगा, क्रेडिटर होगा और ये क्या होगा, डेटर होगा। बी साइलेंट होता है इसलिए इसे डेटर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसकी नजरों में वो व्यक्ति डेटर है क्योंकि वो पैसा देगा, लेकिन इसकी नजरों में, वाई की नजरों में मिस्टर एक्स जो है वो क्रेडिटर होंगे, वो इसलिए क्योंकि ये इन्हें पैसा देंगे। ठीक है ना, तो ये होते हैं डेटर और क्रेडिटर। चलिए अगला जो वर्ड है हमारा वो है कॉस्ट। कॉस्ट किसे कहा जाता है, इट इज द अमाउंट इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूट टू अ स्पेसिफाइड आइटम और एक्टिविटी इन द बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है कि ये भाई एक अमाउंट है, ये एक कीमत है। देखिए हर चीज की कीमत होती है। जब हम किसी भी चीज का व्यापार करेंगे तो जैसे मान लीजिए इस मार्कर का मैं व्यापार कर रहा हूँ तो इस मार्कर की कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी कॉस्ट। तो कॉस्ट का मतलब और कुछ नहीं, एक कीमत है। किस चीज की कीमत है, जिसका हम ट्रेड करते हैं। ठीक है ना, कोई स्पेसिफाइड आइटम हो सकती है वो, ठीक है ना, जो कि हम अपने बिजनेस के अंदर उसे इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, तो वह कीमत जो हमारे गुड्स की होगी वो क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला वर्ड जिसका नाम है वाउचर्स। ठीक है, क्या है, वाउचर्स। वाउचर किसे कहा जाता है, अ वाउचर इज अ रिटेन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। इट इंक्लूड्स कैश मेमो
एज गिवन बाय द सेलर फॉर कैश परचेज। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी शॉप पर जाते हैं और वहां पर हम कुछ खरीदते हैं। मान लीजिए हमने सेल फोन खरीदा, तो हुआ क्या, हमारे पास सेल फोन आ गया और हमने उसके बदले में उसे कैश दे दिया। लेकिन इस बात का क्या प्रूफ है कि हमने ये सेल फोन खरीदा है? हो सकता है हम सेल फोन चोरी करके लाए हो या कोई भी चोरी करके लाया हो। इस चीज़ का प्रूफ कैसे पता लगता है? इस चीज़ का प्रूफ पता लगता है उसके बिल से। तो जो भी हमें रिटर्न में बिल मिलता है, यानी कि सेलफोन तो मुझे मिलेगा, इसके साथ में एक बिल भी मिलेगा, ठीक है, जिससे ये साबित होगा कि ये सेलफोन मैंने इतने रुपए का मिस्टर XYZ कोई भी हो सकता है उससे हमने वो सेलफोन खरीदा है। तो जो बिल मिलता है किसी भी चीज़ का वो ही वाउचर कहलाता है। तो वाउचर और कुछ नहीं, ये बिल्स होते हैं, ठीक है ना। अ वाउचर इज रिटन डॉक्यूमेंट, यानी कि एक लिखित रूप में आपको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी है उस ट्रांजैक्शन का एक रिटन डॉक्यूमेंट मिलेगा। इट इंक्लूड, इसके अंदर इंक्लूड होता है कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैश मेमो का मतलब क्या होता है, जो बिल्स वगैरह मिलते हैं वो ही कैश मेमो कहलाता है, ठीक है ना। एज गिवन बाय द सेलर, जो किसके द्वारा दिया जाता है, सेलर के द्वारा दिया जाता है, यानी कि दुकानदार हमें देगा बिल, क्योंकि हम सेलफोन खरीदने गए हैं, ठीक है, चाहे खरीदा हो या बेचा हो, ठीक है ना। इनवॉइस गिवन फॉर क्रेडिट परचेज एंड रिसीव्ड रिसीट, ठीक है, फॉर मेकिंग कैश पेमेंट। देखिए इसे रिसीट पढ़ेंगे, पी इसके अंदर क्या होता है, साइलेंट होता है। तो रिसीट फॉर मेकिंग कैश पेमेंट, जो हमने कैश पेमेंट करी है उसका एक प्रूफ मिल जाता है हमें बिल के तौर पे, और उसी को हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। अब अगला जो वर्ड है वो है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा, हिंदी में इसे बट्टा बोलते हैं। अब ये जो डिस्काउंट होता है ये दो तरीके का होगा, एक होगा ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा जो होगा वो होगा कैश डिस्काउंट। दोनों क्या होते हैं और इसमें क्या अंतर होता है, चलिए देखते हैं। पहले डिस्काउंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ रिडक्शन, यानी कि जो कम करता है किसको, प्राइस ऑफ गुड्स को, या कोई सर्विस है उसको, ठीक है, और अ रिडक्शन इन द टोटल अमाउंट पेएबल फॉर सच गुड्स और सर्विस, ठीक है ना। यानी कि कोई भी अगर गुड्स या सर्विस आप सेल परचेज कर रहे हो तो ये उसकी कीमत को क्या कर देता है, कम कर देता है, रिडक्शन कर देता है। सच डिस्काउंट इज फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट को दो भागों में बांटा है, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा क्या है, कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, देखिए ट्रेड डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट। क्या बोलते हैं, व्यापारिक छूट। चलिए मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको ये। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या करा, एक शॉप पर गए और किसी भी चीज का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, परचेज करने के लिए। जैसे मान लीजिए टी शर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक टी शर्ट की जो कीमत थी मान लीजिए 100 रुपीज है। कितनी है, 100 रुपीज। ये शॉप पर गए और इन्होंने कहा भैया टी शर्ट कितने की है, उन्होंने कहा कि जी ये 100 रुपीज की एक टी शर्ट है। अब इनके मन में कुछ चला, इन्होंने कहा कि भाई एक खरीदूंगा तो 100 रुपए की है। आप ये बताइए कि अगर मैं 50 खरीद लूं तो कितने की होगी, ये मुझे कितने की पड़ जाएगी। तो सीधी सी बात है, अगर एक 100 रुपए की है तो 50 जो होगी वो कितने की हो जाएगी, वो 5000 की हो जाएगी, ठीक है ना। 100 गुणा में 50, 5000 रुपए की हो जाएगी। लेकिन फिर ये मिस्टर एक्स बोलेंगे कि मेरा 50 खरीदने का फायदा क्या होगा, भाई मैं एक खरीद रहा हूँ तो 100 की पड़ रही है, और मैं 50 खरीद रहा हूँ तब भी आप 100 रुपए की ही लगा रहे हो, तो ये तो गलत बात है। तो इसको रिवर्स में क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट कैसा है, डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट। वो ये कह रहा है मैं ज्यादा खरीद रहा हूँ, बल्क में खरीद रहा हूँ। बल्क का मतलब क्या होता है, बड़ी मात्रा में खरीद रहा हूँ। तो मैं बड़ी मात्रा में खरीद रहा हूँ तो मैं डिजर्व करता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो इन्होंने कहा चलो जी आपको 50 की जगह कितने की लग जाएगी, 40 की लग जाएगी, 40 की लग जाएगी। तो ये जो 10 रुपए पर पीस जो पड़ रहा है इसे, ये होगा ट्रेड डिस्काउंट। इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। 10 रुपए पर पीस जो इसको कम करवाया गया है वो क्या कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। अब दूसरा जो है हमारा वो है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, चलिए देखते हैं, पहले आप इसे लिख लीजिए। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट। तो ये दोबारा से मिस्टर एक्स बना देते हैं हम। मिस्टर एक्स एक शॉप पर गए, उन्होंने क्या खरीदा, दोबारा से हम टी शर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने क्या खरीदा, टी शर्ट। इन्होंने पूछा टी शर्ट कितने की है, तो उसने कहा कि भाई 100 रुपए की एक है। इस बार हमने
कितना बताया? 100 रुपये की एक टी शर्ट है, 100 रुपये की एक टी शर्ट है। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं 50 पीस ले लूँ तो कितने की पड़ेगी? तो 50 पीस कितने के पड़ जाएंगे? 5,000 रुपये के, ठीक है ना भाई। 100 रुपये की एक टी शर्ट है और 50 ले रहे हैं तो कितने की हो गई? 5,000 रुपये की। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये पैसा जो मैं दूंगा वो मैं आपको दूंगा कुछ दिनों के बाद, जब तक कि मैं आपका क्या बन जाऊंगा? डेटर बन जाऊंगा, क्योंकि पेमेंट मेरे पास अभी इतनी है नहीं। 5 तारीख को पैसा आता है, आप 6 तारीख को मुझसे ले लेना। तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसा करो, अभी आपके पास कितने पैसे हैं? तो इसने कहा पूरे तो नहीं है। तो इसने एक ऑफर दिया, उसने कहा कि देखिए अगर आप 2 दिन के अंदर ये पैसा चुका देते हैं, किससे कहा? यहाँ मान लीजिए कोई है मिस्टर वाई, तो मिस्टर वाई से कहा कि भाई अगर आप ये पैसा चुका देते हैं कब? 2 दिन पहले, तो आप 5,000 की जगह खाली 4,500 रुपये दे देना। कितने? 4,500 रुपये। तो ये जो डिस्काउंट मिला है यहाँ पर, ये जो मिला है इसे हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। यानी कि अगर समय से पहले कोई पेमेंट कर देता है किसी भी ट्रेडर को, तो वो उसके बदले कुछ रिवार्ड देता है, जिसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं और कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो देखिए, इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स अलाउड बाय द सेलर टू द बायर फॉर बाइंग गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यूज। यानी कि ये क्या होता है? एक रिडक्शन होता है प्राइस के अंदर, जो भी हम गुड्स या सर्विस क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। और ये अलाउ करा जाता है किसके द्वारा? सेलर के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है? बायर को दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो बाय कर रहा है गुड्स को एक सर्टेन क्वांटिटी के अंदर या एक सर्टेन वैल्यू के अंदर, ठीक है ना। व्हेन सच डिस्काउंट इज अलाउड, purchase and sales are recorded in the books at their net value, that is purchase, trade discount and sale trade discount respectively, ठीक है ना। अब अगला देखिए, अगला जो वर्ड है हमारा वो है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि अगर समय से पहले आप किसी को पेमेंट कर देते हैं तो उसके बदले में आपको रिवार्ड मिलेगा, जो कि क्या कहलाएगा? कैश डिस्काउंट। जैसे 5,000 के बदले उन्हें कितना देना पड़ा था? 4,500 रुपये। तो यानी कि 500 रुपये का जो था वो कैश डिस्काउंट था, ठीक है ना। तो इट इज अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ द अमाउंट। टाइमली पेमेंट देखिए समय के अंदर, ठीक है ना, टाइमली पेमेंट है। सच अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स फॉर विच इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस बाय द पार्टी अलाउइंग सच डिस्काउंट एंड इनकम बाय द पार्टी रिसीविंग सच डिस्काउंट, ठीक है ना। इसका मतलब वही है जो मैंने आपको बताया कि यह एक अमाउंट है जो रिकॉर्ड करा जाता है बुक्स के अंदर, विच ट्रीटेड एज एक्सपेंस, एक खर्चे की तरह ट्रीट करा जाएगा, ठीक है ना, जो पार्टी को अलाउ करा जा रहा है एक डिस्काउंट के तौर पे, ठीक है ना। वो इनकम पे आपकी फर्क करेगा, इम्पैक्ट डालता है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप किसी को कैश डिस्काउंट दोगे तो आपके लिए तो वो लॉस है ना एक तरीके से, तो वो इम्पैक्ट जरूर डालेगा। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती है। दोबारा बोल रहा हूँ, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती है, बट जो हमारा कैश डिस्काउंट होता है इसकी अकाउंटिंग की जाती है। ये सब अभी हम और डिस्कस करने वाले हैं जब हम जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अब अपने अगले वर्ड्स। पहला जो वर्ड है वो है बैड डेट। बैड डेट किसे कहते हैं? देखिए बी साइलेंट होगा, डेप्ट नहीं बोलना इसे बोलना है डेट, ठीक है। तो बैड डेट का मतलब क्या होता है? ये जो डेट है ये बना है डेटर्स से। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को माल बेचा, 5,000 रुपये का मैंने किसी को माल बेच दिया, तो माल तो मेरे पास से चला गया लेकिन पेमेंट अभी नहीं आई है। तो जब तक नहीं आई है वो मेरा क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मुझे पैसा देंगे 5,000 रुपये। लेकिन होता यूँ है कि वो हो जाते हैं गायब, फरार, यानी कि मेरा पैसा उन्होंने मार लिया और वो मुझे दिख ही नहीं रहे। ड्यू डेट जब आई, जब मैं उनके घर गया तो वहाँ लॉक लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था। तो अब इस सिचुएशन में मैं क्या मान के चलूँगा? मैं यही मान के चलूँगा कि जो मैंने माल बेचा था उससे जो मुझे पैसा मिलना था वो पैसा क्या हो चुका है? अब मर चुका है, क्योंकि मिस्टर एक्स वाई जो भी थे वो जा चुके हैं। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे बैड डेट, यानी कि वह व्यक्ति जो मेरा पैसा नहीं चुका रहा है उसे हम इंक्लूड कर देते हैं बैड डेट के अंदर, ठीक है ना। तो बैड डेट का मतलब क्या हुआ? इट इज द अमाउंट रिसीवेबल बाय द बिजनेस
विच बिकम इररिकवरेबल, यानी कि जो प्राप्त नहीं हुआ है, जो रिकवर नहीं हुआ है, एंड इज देयरफॉर ट्रीटेड एज अ लॉस। और अब मैं क्या मान के चलूंगा कि भाई मेरा जो 5,000 का माल था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया, यानी कि लॉस हो गया एक तरीके से बाय द बिजनेस एंड डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसको मैं क्या करूंगा, एक लॉस मान करके जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसके डेबिट साइड में मैं लिख दूंगा। अब ये क्या होता है अभी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग वर्ड्स पढ़ रहे हैं, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जो बैड डेट होता है वो क्या होता है, जो हमारा पैसा मर गया है, एक तरीके से हमारा लॉस होता है, उसी को हम बोलते हैं बैड डेट। अब जो हमारा अगला वर्ड है वो है बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट और कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट होती है हमारे बिजनेस की, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि हमारे बिजनेस की जो नेट वर्थ है वो कितनी है। नेट वर्थ मतलब इसके अंदर हर चीज की कीमत लिखी होती है, प्राइस लिखा रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे बिजनेस के अंदर जो मशीनरी है वो 1 करोड़ की है, फर्नीचर जो है वो 50 लाख का है, गाड़ियाँ इतने की है, ठीक है ना, इतने डेटर्स हैं, इतने क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटी यानी कि मुझे किस किस को पैसा देना है, किस किस से पैसा लेना है, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को इसके अंदर रिकॉर्ड करा जाता है, ठीक है ना। तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। किसी भी बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है वही हमें बताती है कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है और कितना वो नीचे जा रही है, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इससे हमें एक फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है, किसका, कंपनी का, ऑफ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैं आपको सिखा रहा था अकाउंटिंग ईयर किसे कहते हैं, ठीक है ना, या फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमारा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो 31 मार्च को जब हमारा एंड होगा तब हम क्रिएट करते हैं अपनी बैलेंस शीट। तो उस बैलेंस शीट के अंदर हम सारी बातें लिखते हैं, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर डेट पे, विच शोज द एसेट्स, जो हमारी संपत्तियां होती हैं, जो एसेट होती है उसे लिखेंगे, जो हमारी लाइबिलिटीज होती है उसे लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व एंड द अकाउंट बैलेंस एट देयर रेस्पेक्टिव बुक वैल्यूज, यानी कि उसके अंदर हर चीज की कीमत लिखी होती है कि किसकी वर्थ कितनी है, ठीक है ना, मशीनरी की क्या कॉस्ट है, फर्नीचर कितने का है, ठीक है ना, सारी चीजें उसके अंदर लिखी जाती है बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट की 2 ही साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड होती है और एक एसेट साइड होती है। बता देता हूँ थोड़ा सा, देखिए ये 2 साइडें होती हैं, ये साइड जो होती है वो लाइबिलिटी साइड होती है और ये साइड जो होती है वो एसेट साइड होती है, ठीक है ना। यहाँ अमाउंट आता है, यहाँ भी अमाउंट आता है, यहाँ हर चीज़ की प्राइस लिखी जाती है और यहाँ पे जो भी लाइबिलिटी यानी कि जो हमें देना होता है वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी जाती है और साल के एंड में जो है इसको इक्वल लेकर के आना होता है। अब आप कहोगे कि इक्वल कैसे आ जाएगा जी, या तो हमें फ़ायदा होगा या हमें लॉस होगा। क्या इक्वल हो सकता है हमारा लाइबिलिटी और एसेट? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई कम या ज़्यादा होता है तो उसे प्रॉफिट या लॉस के तौर पर मेजर करा जाता है और बैलेंस कर दिया जाता है। ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं अभी आगे चल के। चलिए अब देखते हैं अपना अगला वर्ड जो कि क्या है, बुक वैल्यू। बैलेंस शीट आपको समझ में आ गया। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ की कीमत लिखी होती है, प्राइस लिखा रहता है। बुक वैल्यू का मतलब भी वही होता है कि हमारी बुक के अंदर हमारी एसेट की या लाइबिलिटी की क्या अमाउंट लिखी हुई है, वो बुक वैल्यू कहलाती है। इट इज द वैल्यू एट विच द आइटम्स, चाहे वो एसेट हो या वो लाइबिलिटी हो, ठीक है ना, अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो इसके अंदर मदें लिखी जाती हैं वही हमारी बुक वैल्यू कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो मशीनरी लिखी है वो 50 लाख रुपए की लिखी हुई है, तो बैलेंस शीट के अंदर जो 50 लाख रुपए का जो अमाउंट है ना, इसी को हम बोलते हैं बुक वैल्यू, कि हमारी नज़रों में जो हमारी एसेट है उसकी कीमत क्या है, ठीक है ना। अब अगला जो वर्ड है वो है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है, इट इज द रिकॉर्ड और बुक्स इन विच ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड। देखिए यहाँ एंटिटी का मतलब क्या है, एंटिटी का मतलब होता है जो भी कंपनियां होती हैं, जो भी फर्म होती है उसे हम एंटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी जो एंटिटी है वो अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगी, रिकॉर्ड करेगी और उसे मेंटेन करेगी जो भी उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। इट इंक्लूड्स जर्नल, लेजर, कैश बुक एंड बैंक बुक, ठीक है, यानी कि उसके अंदर वो जर्नल भी रिकॉर्ड करेगा, लेजर भी करेगा, कैश बुक भी करेगा और
बैंक बुक भी करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है, इसी को हम बोलते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। चलिए अब जो हमारा अगला वर्ड है वो है COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, वह कीमत जिस पर हम अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं, यानी कि सोल्ड किया है, ठीक है ना। इट इज द कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, यानी कि चाहे आप कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हो या फिर आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हो, तो उसकी जो वैल्यू होती है, जो कीमत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कि आपने अपने सर्विस को या गुड्स को किस कीमत पर सेल करा, वो क्या कहलाता है, COGS कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला वर्ड, जो कि क्या है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट दोनों में एक साथ बता देता हूँ। देखिए आपकी जो बुक का नाम है वो है डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो इसका मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो इसके दो ही पक्ष होते हैं। यानी कि अगर मैं किसी को अपना माल बेचूंगा तो मेरे पास से जाएगा गुड्स, लेकिन रिवर्स में मुझे क्या मिल जाएगा, पैसा मिलेगा। और पैसा नहीं भी मिल रहा है तो उस व्यक्ति का नाम मुझे मिल जाएगा जो कि मुझे बाद में पैसा देगा, यानी कि डेटर। यानी कि मैंने अपना माल बेचा है तो माल गया है, लेकिन रिवर्स में मुझे भी तो पैसा मिलना चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री, यानी कि एक चीज़ जाएगी और दूसरी चीज़ क्या होगी, आएगी। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट है ये और कुछ नहीं, यही है। यानी कि एक चीज़ गई है और एक चीज़ आई है, तो इसलिए एक को डेबिट किया जाता है और एक को क्रेडिट किया जाता है। इसका अपना पूरा एक नियम है कि किसको डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। लेकिन अभी आपके सामने ऐसी वर्ड है तो आप खाली ऐसी देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस चीज़ को डेबिट करना है और किस चीज़ को क्रेडिट करना है। तो डेबिट क्या है, इट इज़ द लेफ्ट साइड, यानी कि यह लेफ्ट साइड होती है, उल्टे हाथ पे जो होता है, लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड डेबिटो। यानी कि जो डेबिट वर्ड बना है वो एक इटालियन वर्ड से जिसका नाम है डेबिटो, इससे लिया गया है। इन केस वेयर एन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, द एंट्री इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड इट इज सेड दैट द अकाउंट इज डेबिटेड। यानी कि हम क्या कर देते हैं, डेबिट साइड में अपनी एंट्री को लिख देते हैं। डेबिट साइड ज़्यादातर किसे करा जाता है, डेबिट किसे करा जाता है, कोई भी, देखिए इसके 3 नियम होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर कोई पर्सनल चीज़ है तो कोई चीज़ आ रही है, जो रिसीवर होता है उसे हम डेबिट करते हैं, जो गिवर होता है उसे क्रेडिट करते हैं। ये सब अभी समझ में नहीं आएगा, मैं लिखित रूप में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी आप खाली ऐसे ही देख लीजिए। अगला वर्ड जो है वो है हमारा क्रेडिट। क्रेडिट किसे कहा जाता है, इट इज़ द राइट साइड, ये हमारी राइट साइड होती है, ठीक है, राइट साइड होती है एक अकाउंट की, एंड डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड क्रेडिटो। यानी कि जो क्रेडिट वर्ड बना है वो किससे मिलकर बना है, क्रेडिटो से बना है, जो कि कहाँ से लिया गया है, इटालियन वर्ड से लिया गया है। इन केस वेयर एन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, यानी कि जब कोई अकाउंट जो होता है क्रेडिट होता है तो उसे क्रेडिट अकाउंट में लिखा जाता है। द एंट्री इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड, उसे पोस्ट कर देते हैं क्रेडिट साइड में ऑफ एन अकाउंट, अकाउंट की, एंड इट इज सेड दैट द अकाउंट इज क्रेडिट, और ये कहा जाता है कि हमने इसे क्रेडिट कर दिया है। देखिए बताता हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई भी अकाउंट होता है, टी अकाउंट बनता है हमारा नॉर्मली, ठीक है ना। तो ये जो साइड होती है हमारी, ये क्रेडिट साइड होती है, और ये जो साइड होती है ये हमारी डेबिट साइड होती है। यहाँ पर्टिकुलर लिखा जाएगा, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर और यहाँ अमाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मदे लिखी जाएंगी हम बोलेंगे कि उसे क्रेडिट किया गया है, और यहाँ पर जो मदे लिखी जाएंगी उसे हम क्या बोलेंगे कि वो डेबिट किया गया है। तो डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं, 2 एंट्रीज होती हैं, एक आएगी और एक जाएगी, ठीक है ना। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेप्रिसिएशन, इट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। यानी कि फॉल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गिरावट हो रही है वैल्यू ऑफ एन असेट, आपकी जो असेट है उसकी कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, ऑन अकाउंट ऑफ यूजेज और पैसेज ऑफ टाइम, पासेज ऑफ टाइम, ठीक है। पासेज ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि आपने कुछ समय तक अपने पास रखा होगा, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू होगी, जो असेट की वैल्यू है, कीमत जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है पुरानी पड़ जाना, यानी कि जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इट इज एलोकेशन ऑफ
कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट इन ईच अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। इसका मतलब होता है कि जब भी आप कोई मशीनरी खरीदते हो, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की कोई मशीनरी खरीदी है, तो क्या पहले ही साल आप पूरे 10 लाख रुपए अदा कर लोगे उसके, मतलब पूरा यूज कर लोगे उसे 10 लाख रुपए तक का? नहीं कर पाओगे। आप उसका कुछ पार्ट पहले साल यूज कर पाओगे, कुछ अगले साल, कुछ अगले साल। तो इसीलिए जो डेप्रिसिएशन होता है वो भी एक साल में नहीं लगता। अगर 10 लाख की मशीनरी है और 10% का आपका क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज है, तो हर साल 1-1 लाख रुपए आप क्या करोगे अपनी बिल ऑफ बुक्स से क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे, ठीक है ना। जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 1-1 लाख रुपए घटाओगे, यानी कि पहले साल 1 लाख रुपए तक का आपने यूज कर लिया, अगले साल फिर 1 लाख रुपए का यूज कर लिया। इस तरीके से 10 सालों तक आप 1-1 लाख रुपए क्या करोगे, घटाते रहोगे अपने बुक्स के अंदर। और जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तब आप कहोगे कि भाई मैंने अपनी मशीनरी का फुल यूज कर लिया, पैसे पूरे वसूल हो गए, अब अगर ये मैं मार्केट में बेचता हूँ और उससे जो मुझे प्राप्त होता है वो कहलाएगा स्क्रैप वैल्यू, यानी कि भंगार की कीमत एक तरीके से। क्योंकि आपने अपनी 10 लाख रुपए की जो मशीनरी है 10 सालों में उसे फुल यूज कर लिया है, पैसा पूरा वसूल हो चुका है, तो अब जो उसे बेच करके प्राप्त हो रहा है वो आपका एक तरीके से गेन है, ठीक है ना, लाभ है। तो उसी को हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। एक नया वर्ड बता दिया मैंने आपको। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपने किसी एसेट को पूरा यूज कर लिया, पूरे पैसे वसूल कर लिए, उसके बाद जब आप मार्केट में उसे बेचते हो तो उससे जो प्राप्त होता है वो स्क्रैप वैल्यू कहलाता है, ठीक है ना। और जिसकी वजह से कीमत कम हो रही थी हर साल, उसे कहते हैं हम डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो चलिए अब जो हमारा अगला वर्ड है वो है एंटिटी। एंटिटी वर्ड को मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको कोई भी बिजनेस यूनिट जो होता है उसको हम एंटिटी बोलते हैं। इट इज एन इकोनॉमिक यूनिट विच कैरीज आउट वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जो होती है, यानी कि कोई भी जो बिजनेस कंपनी या फर्म जो होती है वो डेली क्या करती है, सेल परचेज करती है। और डेली सेल परचेज करेगी यानी कि वो हमारी क्या करेगी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगी। एंड स्टेबलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इन फोर्स, इट इंक्लूड्स प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स और कॉरपोरेशंस एंड कंपनीज ईटीसी। यानी कि देखिए कोई भी जो कंपनियां होती हैं या तो वो प्रोप्राइटरशिप होती हैं, पार्टनरशिप फर्म होती हैं, कॉरपोरेशन कंपनी होती हैं, या फिर नॉर्मल वो कोई भी कंपनीज हो सकती है। तो ये जितनी भी कंपनीज होती हैं, ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना, उसको सेल करना, परचेज करना। या अगर मान लीजिए प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं तो वो क्या करेंगी, कोई सर्विस देंगी या सर्विस लेंगी। इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी करती है, इससे क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है ना। और वो क्या कहलाती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो इसी को हम बोलते हैं एंटिटी। तो एंटिटी और कुछ नहीं, एक बिजनेस यूनिट को ही कहा गया है, ठीक है ना। अब अगला वर्ड जो है वो है हमारा एंट्री। एंट्री किसे कहा जाता है, तो देखिए एंट्री बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। एंट्री का मतलब किसी भी चीज़ को नोट करना, यानी कि जो आप डेली जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी कि सेल करना, परचेज करना, सेल करना, परचेज करना, उधार देना, लेना, ये सारी डिटेल्स आप लिखेंगे ज़रूर, क्योंकि ये कोई एक बार दो बार नहीं होती। ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है। लेकिन कितना भी छोटा बिजनेस हो, 50, 60, 100, 200 इतनी एंट्रीज तो हो ही जाती हैं डेली। तो ये सारी चीज़ें आप लिख करके रखोगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो जो भी आपकी जर्नल बुक होती है आप उसमें उसे लिख करके रखोगे, और जब आप उसे लिखोगे तो इसी को हम बोलते हैं कि हमने उसकी एंट्री कर ली है। हमसे कोई माल लेके गया था, पैसे दे करके नहीं गया, तो हम उसका नाम लिख देंगे कि भाई इस व्यक्ति से हमें इतने पैसे लेने हैं, ये हमारा डेटर है। तो इसी बात को हम कहते हैं एंट्री करना, ठीक है ना। तो इट इज अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो भी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हो उसे हम बोलते हैं एंट्री करना। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला वर्ड। अगला वर्ड जो है वो है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया होना। दिवालिया होने का मतलब क्या होता है, दिवालिया होने का मतलब होता है जब हमारी एसेट जो है वो कम हो जाए और हमारी जो लायबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाए। यानी कि मैं अपना सब कुछ बेच करके भी अपने कर्जे को चुका नहीं सकता, तो ऐसी सिचुएशन इंसॉल्वेंट वाली सिचुएशन हो जाती है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, विजय माल्या का, जो कि किंगफिशर कंपनी के मालिक थे। तो उनके साथ भी यही सीन हुआ था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बैंक से लोन ले लिया था जिसको वो चुका नहीं पा रहे थे।
यानी कि वो अपनी पूरी संपत्ति बेच करके भी अपनी लाइबिलिटीज़ को राइट ऑफ नहीं कर सकते थे, ख़त्म नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ा, देश छोड़ करके भागना पड़ा। उनके ऊपर बहुत सारे पुलिस केस चल रहे हैं, ठीक है ना, इसी वजह से चल रहे हैं क्योंकि वो क्या हो गए थे, इंसॉल्वेंट हो गए थे, उन्होंने अपनी लाइबिलिटीज़ को नहीं चुकाया था। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी एसेट कम हो और लाइबिलिटी ज़्यादा हो, यानी कि संपत्ति तो कम है लेकिन कर्जा बहुत ज़्यादा है, वो अपना सब कुछ बेच करके भी चुका नहीं सकता, तो उसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट होना। और इसी का उल्टा जो होता है वो होता है सॉल्वेंट। उल्टा मतलब यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्जों को आराम से अदा कर सकता है, ठीक है ना, मैं अपनी लाइबिलिटी सारी चुका सकता हूँ, उसके बाद भी मैं बिजनेस आराम से करूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। ये कौन सी सिचुएशन है, ये है सॉल्वेंट की। चलिए पढ़ते हैं। इट इज द स्टेट ऑफ अ पर्सन या एंटिटी वेयर ही इज अनेबल टू पे इट्स डेट, यानी कि जो अनेबल हो गया है पे करने के लिए अपने डेट्स को, जो अपने कर्जों को नहीं चुका सकता है, वो क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट कहलाएगा जी, ठीक है। और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, इट इज द स्टेट वेयर अ पर्सन या एंटिटी इज इन पोजिशन टू पे इट्स डेट, यानी कि जो अपने कर्जों को चुका सकता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट। ओके, अगला वर्ड जो है वो है हमारा प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु ऑन्स अ बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर का वर्ड मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, ऑनर, यानी कि जो बिजनेस की शुरुआत करता है, जो बिजनेस के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, उसे हम बोलते हैं ऑनर यानी कि प्रोप्राइटर। ऑनर क्या करता है यानी कि प्रोप्राइटर क्या करता है, बिजनेस के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना, और बिजनेस पूरे साल पैसा कमाएगा और साल के अंत में वो ऑनर को यानी कि प्रोप्राइटर को वापस प्रॉफिट के तौर पर पैसा वापस करता है, यानी कि कैपिटल तो देगा अगर वो चाहेगा तो, या फिर खाली प्रॉफिट देगा, ठीक है ना। तो हर साल जो बिजनेस कमा करके देता है वो किसे देता है, प्रोप्राइटर को देता है, ऑनर को देता है, ठीक है ना। अब अगला वर्ड जो है वो है हमारा रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है, इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड एंड इज ऑफर्ड फॉर रीजंस अदर देन दैट which may have been for allowing trade discount, say bad quality products delivered। देखिए बताता हूँ इसका मतलब, रिबेट का मतलब होता है छूट देना, लेकिन ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से थोड़ा अलग है। भाई ट्रेड डिस्काउंट हमने आपको क्या बताया था, यानी कि बल्क में अगर आप ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और समय से पहले अगर कोई व्यक्ति पैसा दे देता है उसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है रिबेट की। रिबेट कब दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, उन्होंने किसी कंपनी से माल खरीदा होगा, या मान लो एक कार परचेज करी है, कार परचेज करके पेमेंट दे करके कार लेकर के वो घर चले गए। अब जब वो घर चले गए तो उन्होंने देखा कि उनकी कार का जो साइलेंसर है वो बहुत ही घटिया कंपनी का लगा हुआ है, या मान लीजिए जो टायर है, वो जो टायर्स है वो एक लो क्वालिटी के हैं। तो जब ये बात पता लगती है कार के ऑनर को, तो वो दोबारा शोरूम पे जाता है और वो बोलता है कि भैया आपने टायर देखो जरा कितनी घटिया क्वालिटी के, ये तो अभी से बोल रहे हैं। तो इसीलिए जो शोरूम के मालिक होते हैं वो कहते हैं चलो अच्छा ऐसी बात है तो मैं आपको कुछ पैसा वापस कर देता हूँ, लेकिन आप ये कार ले जाओ। तो जो वो पैसा वापस करेंगे, रिफंड करेंगे, 2000, 5000, 10,000 कुछ भी हो सकता है वो, तो जो वो पैसा वापस करेंगे बैड क्वालिटी के कारण, उसी को हम बोलते हैं रिबेट यानी कि छूट। तो इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है ना। रिडक्शन होता है किसके अंदर, प्राइस ऑफ गुड्स के अंदर, आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड, जब माल बिक चुका था, यानी कि माल बिक चुका है उसके बाद में रिडक्शन हुआ है। एंड इज ऑफर्ड फॉर रीजंस अदर देन, यानी कि उसके रीजन जो थे वो कुछ और ही थे। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था से बैड क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर्ड, यानी कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट आपने डिलीवर कराओ। इट इज ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होती है वो हो चुकी होती है, लेकिन उसके बाद में जो रिफंड करा जाता है उसी को हम बोलते हैं रिबेट। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये अकाउंटिंग वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, लेकिन अगर किसी भी वर्ड में
कोई भी डाउट है आप लोगों का तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।